नमस्कार सभी को। आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम राजस्थान जिला शिक्षा बोर्ड की जो कक्षा 8 है उसका हिंदी विषय से संबंधित मॉडल प्रश्न पत्र प्रस्तुत कर रहे हैं। इसका पहला जो खंड है उसमें जो क्वेश्चन है वो सभी एक एक अंक के हैं। कुल पूर्णांक इसका 80 है और समय है 2.5 घंटे। तो पहला प्रश्न शुरू करते हैं। मनुष्य जीवन पर गहरा प्रभाव किसका पड़ता है? तो वो पड़ता है ऋतु परिवर्तन का। ऑप्शन से इसका राइट हो जाएगा। लेखक बदलू को क्या कहता था? तो लेखक बदलू को बदलू काका कहकर पुकारता था। आगे है, कवित्री के अनुसार यह समय कैसा है? तो कवित्री के अनुसार जो कवित्री की जो कविता उसके अनुसार यह समय सबसे कठिन समय नहीं है, कि समय जो कठिन समय होता है वो थोड़े समय के लिए ही आता है। कृष्ण को भेंट करने के लिए सुदामा अपने साथ क्या ले गए थे? तो ये आपको पता है, वो अपने साथ चावलों की पोटली लेकर गए थे। बाज की वीरता का आगे बढ़कर स्वागत किसने किया था? तो स्वागत किया था लहरों ने। ऑप्शन 22 का राइट है। लेखक ने टिकट बाबू को कितने का नोट दिया था? ये आपको बताना है। हाँ, इतना ज़रूर बता सकता हूँ कि टिकट बाबू ने 90 रुपये उसको वापस किए थे। तो 10 तो हो नहीं सकते, 20 हो नहीं सकते, 50 हो नहीं सकते। अब आपको पता ही होगा कि कितने का नोट था वो। जड़ का विलोम शब्द बताना है। तो जड़ का विलोम शब्द होता है चेतन। ऑप्शन से। वारिद, जलद, पयोधी, ये किसके पर्यायवाची हैं? पयोधी नहीं, ये है पयोध। तो जिसके अंत में द आता है, द का अर्थ है देने वाला। तो पय होता है पानी, वारी भी होता है पानी, जल भी होता है पानी। तो पानी देने वाला कौन होता है? कमल तो पानी देता नहीं है, कमल तो पानी में जन्म लेता है। तो द की जगह जय कर दे तब वो हो जाएगा कमल का पर्यायवाची। वारिद है तो वारिज कर दें तब ये कमल का पर्यायवाची हो जाएगा। ऐसे ही जलद है, जलज कर दें तो ये भी कमल का पर्यायवाची हो जाता है। जल हो नहीं सकता क्योंकि इसमें आगे द भी लगा है। वारी, जल, पे ऐसे अकेले शब्द आए तो वो जल के पर्यायवाची हो सकते हैं। पर्वत जल देता नहीं है। तो बादल क्या होता है? जल देने वाला। तो ये सभी बादल के पर्यायवाची हैं। जिसके अंत में द लगता है वो बादल के पर्यायवाची, जिसके अंत में जय लगता है वो कमल के पर्यायवाची, और ये दोनों ही नहीं लगते वो जल के पर्यायवाची। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घायल बाज को देखकर सांप खुश क्यों हुआ होगा? तो घायल बाज को देखकर सांप खुश इसलिए हुआ होगा कि वह इस स्थिति में उस सांप का कोई नुकसान नहीं कर सकेगा। वैसे तो सांप का दुश्मन होता है बाज, मगर बाज घायल हो गया तो सांप खुश हुआ कि वह अब उसका शिकार नहीं कर पाएगा। कवि ने अपने जीवन की तुलना बसंत से क्यों की है? कवि ने अपने जीवन की तुलना बसंत से इसलिए की है क्योंकि वह अपने जीवन को वसंतमय बनाकर अनंत काल तक जीने की इच्छा रखता है। आगे है, निम्नलिखित शब्दों में से मूल शब्द और प्रत्यय आपको अलग अलग करने हैं। सबसे पहले तो हमें ये बात देखनी है कि प्रत्यय लगते कहाँ हैं। तो जो शब्द होता है उसके अगर आरंभ में लगते हैं वो तो होते हैं उपसर्ग, और शब्द के अंत में लगने वाले शब्दांश होते हैं प्रत्यय। तो जो शब्दांश शब्द के अंत में जुड़कर उसका अर्थ बदलते हैं वो प्रत्यय कहलाते हैं। तो यहाँ अंत में जुड़ना चाहिए। तो जलद, तो अंत में क्या है? इसमें द है, और किस में जुड़ा ये द? जल में। तो इसमें जल तो मूल शब्द हो गया और द इसका प्रत्यय हो गया।
जलद मतलब जल देने वाला बादल। सामाजिक, तो इसमें लास्ट में प जुड़ा है, फिर सामाजिक कोई शब्द होता नहीं, फिर ई जुड़ा है, इक से पहले समाज भी कोई शब्द नहीं होता, समाज जरूर होता है। तो समाज धन इक प्रत्यय जुड़ने पर जो पहला अक्षर है वो दीर्घ हो जाता है, तो स का सा बन जाएगा, तो ये सामाजिक बन जाएगा। इसमें समाज मूल शब्द और इक प्रत्यय है। लाभप्रद में द प्रत्यय करें तो लाभ प्र कोई शब्द नहीं होता, फिर इसमें प्र और जोड़ दें तो लाभ अलग हो जाएगा, प्रद इसमें प्रत्यय हो जाएगा, तो लाभ इसमें मूल शब्द हो गया और प्रद इसमें प्रत्यय हो गया। आरामदेह है, आरामदेह में है कोई प्रत्यय होता नहीं, देह प्रत्यय होता है और आराम जो है वो मूल शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर संधि किसे कहते हैं, कोई दो उदाहरण भी देने हैं। तो स्वर संधि क्या होती है? स्वर संधि, पहले देखो संधि क्या होता है, वर्णों का मेल होता है, दो वर्णों के मेल से जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है वही संधि कहलाती है। यह बात हो रही है स्वर संधि की। स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं। ए आ ई वाली लाइन वाले वो स्वर होते हैं। तो स्वर संधि में पहले शब्द के अंत में, पहला शब्द है, इसके अंत में यहाँ क्या होना चाहिए? स्वर होना चाहिए, और उसका मेल दूसरे शब्द के शुरू में यहाँ क्या होना चाहिए? स्वर होना चाहिए। यहाँ भी स्वर, यहाँ भी स्वर, दोनों का मेल होकर कोई तीसरा अन्य स्वर बनता है, तो वही क्या होती है? स्वर संधि होती है, कि दो स्वरों के मेल से उसमें जो विकार उत्पन्न होता है वही स्वर संधि कहलाती है। उदाहरण जैसे महा, धन, आत्मा। अब इसमें पहले शब्द के अंत में आपको स्वर दिखाई दे रहा गया, तो इसमें ये किसकी मात्रा है? आ की मात्रा है, तो यहाँ आ, और दूसरे शब्द के शुरू में आत्मा में किसकी, कौन सा वर्ण आ रहा है? आ रहा, तो इन दोनों वर्णों का मेल होकर क्या बनेगा? आ बनेगा। तो मैं है और इसमें आ जोड़ देंगे तो महा, और आगे ये तमा बच गया, तमा, तो महात्मा जो है वो स्वर संधि का उदाहरण है। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण करें तो महा, धन, ईश, तो इसमें पहले शब्द के अंत में आ है, दूसरे शब्द के शुरू में ई है, दीर्घ ई, आ और ई मिलकर ए का निर्माण करते हैं। तो मैं है, इसमें ए की मात्रा जुड़ जाएगी तो मैं हे हो गया, और आगे इसमें से शेष रह गया तो से आ जाएगा, तो महेश हो गया। ये भी स्वर संधि का उदाहरण है। नेक्स्ट है, सड़क पार करते समय किस बात का ध्यान रखना चाहिए? तो ये क्वेश्चन आपको अपने हिसाब से इसका आंसर देकर बताना है। अपने पड़ोस में हो रहे बाल विवाह को रोकने के लिए आप क्या करेंगे? तो ये भी आप अपनी इच्छा के अनुसार इसका जवाब देकर बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घर के सामान्य काम हो या अपना निजी काम, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी क्षमता के अनुसार उन्हें करना क्यों आवश्यक है? कामचोर कहानी के आधार पर हमें बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि घर के सामान्य काम हो या फिर कोई निजी काम हो, हर व्यक्ति को अपनी शक्ति के अनुसार वो कार्य करना चाहिए। काम करने से ही व्यक्ति का जो स्वास्थ्य है वो अच्छा रहता है, उसका मन जो है वो भी विचलित नहीं रहता और वो आलसी भी नहीं बनता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था, लेखक पेड़ों को अपना दुश्मन क्यों समझ रहा था? लेखक पेड़ों को अपना दुश्मन इसलिए समझ रहा था क्योंकि लेखक जिस बस में सफ़र कर रहा था उसकी हालत ऐसी थी कि कभी भी उसके ब्रेक फेल हो सकते हैं और कभी भी उसका कोई भी पुर्जा खराब हो सकता है। इस स्थिति में जो भी पेड़ सामने से
उसको दिखाई देता तो लेखक को ये डर लगता कि बस उससे ज़रूर टकरा जाएगी, इसीलिए वो सभी पेड़ों को अपना दुश्मन समझ रहा था। नेक्स्ट है, यह सबसे कठिन समय नहीं है, कविता में क्या संदेश दिया गया। ये जो कविता है ये जया जादवानी द्वारा रचित कविता है। तो इसमें संदेश दिया गया है कि मनुष्य को आगे बढ़ने के लिए कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, उसे अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हर संभव कोशिश करनी चाहिए। उसे अपने लक्ष्य को ये सोचकर उससे घबराना नहीं चाहिए कि इसमें हमें कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा, और व्यक्ति आशावान बनकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता रहे। यही हमें इसमें संदेश दिया गया है। नेक्स्ट है, निर्धनता के बाद मिलने वाली सफलता का चित्रण कविता की अंतिम पंक्तियों में वर्णित है, उसे अपने शब्दों में लिखना है। तो ये जो कविता है ये सुदामा चरित नामक कविता है जो नरोत्तम दास स्वामी द्वारा रचित है। तो इसमें बताया गया है कि सुदामा अपनी गरीबी से तंग आकर अपनी पत्नी के कहे अनुसार अपने बाल सखा मित्र कृष्ण के पास सहायता के लिए जाते हैं। श्री कृष्ण से विदा लेते समय जब उन्हें श्री कृष्ण द्वारा कुछ भी भेंट नहीं किया जाता है तो वह निराश हो गांव पहुंचते हैं। वहां सब बदला हुआ उसे दिखाई देता है। उसकी टूटी झोपड़ी के स्थान पर सोने जैसा महल खड़ा हुआ था। उसके पास पहले गांव में पहनने के लिए जूते भी नहीं थे और अब महावत हाथी उसके लिए तैयार खड़े हैं। तो ये सभी परिस्थितियां कृष्ण से मिलन के बाद में ही उसकी बदली हुई दिखाई देती है। नेक्स्ट है, पत्थर धरोहर हो सकते हैं लेकिन एसएमएस क्यों नहीं हो सकते। तर्क सहित अपने विचार दीजिए कि जो पत्र होते हैं वो धरोहर हो सकते हैं परंतु एसएमएस धरोहर नहीं हो सकती। पत्रों को तो हम संभाल कर या एक पुस्तक के रूप में इकट्ठा करके कहीं भी रख सकते हैं और कभी भी अपनी इच्छानुसार उनको पढ़ सकते हैं, परंतु जो एसएमएस होते हैं वो सिर्फ मोबाइल में सुरक्षित रहते हैं। जैसे ही मोबाइल का डाटा क्लियर हो जाता है तो ये एसएमएस भी क्लियर हो जाते हैं। नेक्स्ट है, विशेषण किसे कहते हैं, इसके कितने भेद होते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। विशेषण वो शब्द है जो संज्ञा या फिर सर्वनाम की विशेषता बताता है। विशेषता होता है उसकी खास बात। संज्ञा होता है किसी के नाम को ही क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। सर्वनाम होता है संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। तो इन दोनों की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। विशेषण के 4 भेद होते हैं। कौन कौन से, गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक और सार्वनामिक या संकेत वाचक। तो इन सभी के उदाहरण एक एक दे देते हैं और सभी की परिभाषा आपको बता देते हैं। सबसे पहले गुणवाचक विशेषण क्या होता है कि जो संज्ञा या सर्वनाम शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ के गुण दोषों से संबंधित विशेषता प्रकट करते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मोटा, नाटा, लंबा, छोटा, काला, गोरा, भूरा, भला आदि। फिर है परिमाणवाचक विशेषण कि जो संज्ञा सर्वनाम शब्द किसी वस्तु की माप तोल का बोध कराते हैं वो परिमाणवाचक विशेषण होते हैं। परिमाणवाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। निश्चित परिमाणवाचक में तो संख्या निश्चित होती है, जैसे 2 मीटर कपड़ा, 5 लीटर
दूध। और अनिश्चित परिमाणवाचक में संख्या अनिश्चित होती है, जैसे कुछ कपड़ा, थोड़ा दूध। फिर आता है संख्यावाचक विशेषण। जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध होता है वो संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। इसके भी दो भेद होते हैं, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। जैसे 10 केले, तो इसमें संख्या निश्चित है, और बहुत केले, तो इसमें संख्या निश्चित नहीं है, तो ये अनिश्चित और ये निश्चित। फिर आता है सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण, कि जो विशेषण शब्द संज्ञा से पहले जुड़कर उसकी विशेषता बताते हैं वो संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। कि ये संज्ञा से पहले जुड़कर उसकी विशेषता प्रकट करते हैं। कि ये सर्वनाम शब्द होते हैं जो संज्ञा से पहले जुड़कर उसकी विशेषता प्रकट करते हैं। जैसे ये है घोड़ा, तो इसमें घोड़ा जो है वो तो संज्ञा है, और उससे पहले जो सर्वनाम शब्द जुड़कर उसकी विशेषता प्रकट करता है वह क्या है, ये है। ये क्या है, इसमें सार्वनामिक विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव के लिए स्वच्छता क्यों आवश्यक है, कोविड-19 के परिप्रेक्ष्य में आपको बताना है। ये आप टीवी पर बहुत बार देख चुके हैं, तो ये आपको बताना है, अपने शब्दों में इसका आंसर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने आप को रमेश मानते हुए अपने प्रधानाध्यापक को 3 दिन के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखना है, या फिर अपने विद्यालय में आयोजित वार्षिक उत्सव का वर्णन करते हुए पिताजी को एक पत्र लिखना है। इन दोनों में से आपको एक करना है। अगर प्रार्थना पत्र अच्छा आता तो वो कीजिए। प्रार्थना पत्र हमेशा नए पेज से स्टार्ट होता है, और सबसे शुरू में सेवा में से ये शुरू होता है। सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक जी, फिर स्कूल का नाम और वो लिखकर, फिर विषय, फिर महोदय, अंत में आपका आज्ञाकारी शिष्य, शिष्य में रमेश नाम उत्कीर्ण करना है। और या फिर कभी कोई प्रोग्राम होता है स्कूल में, उसका वर्णन आपको अपने पिता को पत्र लिखकर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। यहाँ 3 विषय आपको दिए गए, या तो मेरा विद्यालय, या कोरोना महामारी, या पर्यावरण प्रदूषण। जो भी आपको आता है आप 2 पृष्ठों में कम से कम इसका उत्तर दीजिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित पद्यांश का सरलार्थ कीजिए। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले, आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। तो प्रस्तुत जो पद्यांश है ये हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 से अध्याय नंबर 4 जो भगवती चरण वर्मा द्वारा रचित है, दीवानों की हस्ती कविता से लिया गया है। इस कविता में बताया जो आज़ादी के दीवाने हैं उनका वर्णन किया गया है। फिर इसकी व्याख्या करते हैं। व्याख्या में लिखते हैं, कवि बलिदानी वीरों के संबंध में कहता है कि वो आज़ादी के दीवाने हैं। वो इस देश की महानता के सामने, उन आज़ादी के दीवानों की महानता के सामने हमारी कोई भी हैसियत नहीं है। हस्ती होता है हैसियत। हम तो आज यहाँ हैं और कल न जाने कहाँ होंगे। ये किसके बारे में बात हो रही है? ये बात हो रही है आज़ादी के दीवानों के बारे में। और भी हम कदम बढ़ा रहे हैं कि आज हम यहाँ हैं, कल न जाने कहाँ होंगे। लेकिन जिस ओर भी हम कदम बढ़ा देते हैं वहाँ हमारे जोश से खुशी और हर्ष छा जाता है। आगे आज़ादी के दीवाने कहते हैं कि हमारे आने से हमारे भाई बंधु और हमारे जो भी संबंधित व्यक्ति हैं उनके चेहरों पर खुशी छा जाती है, उल्लास, खुशी या प्रसन्नता छा जाती है। और अचानक जब जाना
पड़ जाता है तो उनकी जो खुशियां हैं वो आंसुओं में बदल जाती हैं, क्योंकि विदा होते समय हमारा हृदय दुखी हो जाता है। उस समय सभी यही कह उठते हैं कि अभी तो तुम आए हो और अभी ही जा रहे हो। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि स्वतंत्रता सेनानियों को अंग्रेज सरकार कभी भी गिरफ्तार करके उन्हें ले जा सकती है। आगे है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहले गद्यांश पढ़ना है 1 या 2 बार, फिर इनके उत्तर देने हैं। उनके सिर पर टोपी कितनी अच्छी लगती है। गौरैया बोली, मेरा मन भी टोपी पहनने का करता है। टोपी तू कहाँ से पाएगी? गौरा बोला, टोपी तो आदमियों का राजा पहनता है, जानती है एक टोपी के लिए कितनों का टाट उलझ जाता है। जरा सी चूक हुई नहीं कि टोपी उछलते देर नहीं लगती। अपनी टोपी सलामत रहे इसी फिक्र में कितनों को टोपी पहनानी पड़ती है। मेरी मान तो तू इस चक्कर में पड़ ही मत। अब हम क्वेश्चन आंसर देखते हैं। किसका मन टोपी पहनने का कर रहा था? तो किसका मन कर रहा था? मेरा मन भी टोपी पहनने का कर रहा है, तो ये गौरैया का कर रहा है। तो गौरैया का मन टोपी पहनने को कर रहा, तो पहले क्वेश्चन का आंसर ये हो गया। गौरा के अनुसार टोपी कौन पहनता है? तो पहनता है टोपी कौन? आदमियों का राजा। तो आदमियों का जो राजा होता है वही गौरा के अनुसार टोपी पहनता है। ये दूसरे का आंसर हो गया। टोपी उछलते देर कब नहीं लगती? तो यहाँ दिया जरा सी चूक हुई नहीं कि टोपी उछलते देर नहीं लगती, कि जहाँ थोड़ी सी भी गड़बड़ हो जाती है तो टोपी उछल जाती है। तो जरा सी चूक पर टोपी उछल जाती है। ये 3 का आंसर हो गया। गौरा ने गौरैया को क्या सलाह दी कि तू इस चक्कर में मत पड़? कौन से चक्कर में? टोपी पहनने के चक्कर में। तो ये ऑप्शन, ये 4 का आंसर हो गया। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।